नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर जो कल एक शरद पवार जी के घर पे एक राष्ट्रमंच की मीटिंग हुई, इसको जरा समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी की हार हुई, उससे जो ऑपोजिशन लीडर्स थे और खास करके ऐसे लोग जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इतने दिनों से, उनमें एक नई ऊर्जा आ गई है। जैसे उनको लगता है ना कि दिस कैन बी डन। अभी तक ये था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, इनविंसिबल है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, लेकिन अब ये लगता है कि हराया जा सकता है और हराया बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली जा सकता है। ममता बनर्जी ने जितनी सीटें अपनी सीटें बढ़ाई हैं और जिस तरह से हराया है बीजेपी को, उससे ऑपोजिशन में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। अब इसको बार बार नाम दिया जा रहा था थर्ड फ्रंट, तो थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि क्या क्या है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं इस सारे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की भी एक अहम भूमिका है। प्रशांत किशोर का इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को स्ट्रैटेजी बनाने में उनका एक बड़ा योगदान था। ये भी है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले बार बार ये कहा था कि मैं इसके बाद इस तरह का ये काम छोड़ दूंगा और मेरी कंपनी करती रहेगी, मैं छोड़ दूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन के बाद अब उन्होंने एक जो नया काम लिया है, वो काम ये है कि ममता बनर्जी को नेशनल पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश करने का एक काम है। साथ में ये भी है कि वेस्ट बंगाल में उतना ही अच्छे से तृणमूल कांग्रेस रूल करता रहे। अब इनको एक चीज़ अगर आप वैसे देखिए तो मतलब प्रशांत किशोर, जिसको कहते हैं, हैज़ डन हिज होमवर्क वेल, अभी वो बिल्कुल ठीक से देख रहे हैं। उनको अगर नेशनल पॉलिटिक्स में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कुछ करना है तो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि उसमें शरद पवार का रहना बहुत ही अहम है। दो तीन कारण समझ लीजिए। देखिए, ऐसा है कि आज कांग्रेस को सब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन ये सारे लोग कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो काडर है वो कांग्रेस का है, इनके पास जो मतलब एक कांग्रेस का तो वो है ही ओवरऑल। देश में मैं हरदम कहता हूं, इस समय जो दो पॉलिटिशियन हैं सबसे पुराने, जिनको एक एक चीज़ें मालूम है, उसमें शरद पवार और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव जी अब अपनी एज से ज़्यादा उनका शायद थोड़ा बीमार हैं, वो उतने एक्टिव नहीं हैं। और वैसे भी जो एक टर्म में खराब टर्म यूज़ कर रहा हूँ, जो नेटवर्किंग होती है या जो संपर्क होता है, वो मुलायम सिंह जी का उतना ज़्यादा नहीं था जितना शरद पवार का। शरद पवार जी, क्योंकि ये एक चीज़ और समझ लीजिए, महाराष्ट्र के जितने लीडर आते हैं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस साहब आर्डेंट क्रिटिक, मतलब शिवसेना से बिल्कुल दो हाथ करने को, मरने मारने की बात वहां समाजवादियों और शिव सैनिकों के बीच, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते कभी खराब नहीं। कभी भी फोन उठा के वो बाला साहब से बात कर सकते थे, कभी भी फोन उठा के वो शरद पवार से बात कर सकते थे। ये एक जो गुण है महाराष्ट्र के किसी भी लीडर का, वो शायद अभी के पिछले 6-7 साल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि जिसमें अगर आप मेरे विरोधी हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं, मैं आपको, आपके परिवार को, आपको सबको ठीक कर दूंगा, जेल में भेज दूंगा। पहले ऐसा नहीं था। उस लिगेसी के शरद पवार हैं, 80 साल उम्र हो गई है, लेकिन ये भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। जिस तरह से उन्होंने, जब बीजेपी वहाँ उन्हीं की पार्टी को तोड़ के सरकार बनाना चाह रही थी, उस समय उन्होंने कैसे अपनी पार्टी को मार्शल किया, अपने भतीजों को कैसे रेन किया, शिवसेना और कांग्रेस को कैसे एक मंच पे लाए, ये शरद पवार ही के बस का था। और उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई सही में राजनेता है, किसी में ये गुण हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे हैं कि ये जो थर्ड फ्रंट की बात होती है, ये थर्ड फ्रंट नहीं है। उनका कहना यह है कि या तो बीजेपी है और विपक्ष है। वो जो अभी तक जैसे जो बीजेपी ये काम कर, देखिए, ये बीजेपी ने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी हैं, उन्होंने किसने किससे सीखा है ये नहीं मालूम। बीजेपी एक बाइनरी क्रिएट करती है, या तो आप राष्ट्रप्रेमी हैं और अगर आप कुछ बोलें तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप या तो हिंदू के पक्ष में या आप हिंदू विरोधी हैं, या आप राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं। मतलब ये जो बाइनरी क्रिएट करती है, उसी बाइनरी को एक्सटेंड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो ये कह रहे हैं या तो पक्ष है या विपक्ष है, ये थर्ड फ्रंट कुछ नहीं है। थर्ड फ्रंट को नाम की कोई चीज नहीं है।
इस रोल में उनको एक चीज समझ में आती है कि ममता बनर्जी एक हो गई। अब ममता बनर्जी के साथ जो सबसे अहम जो नेता उनको साथ चाहिए, वो उनका नाम है शरद पवार। शरद पवार सबसे पुराने पॉलिटिशियन, रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, और सारे दलों में उनकी जान पहचान। अब इसको बैलेंस देखिए, मैं इसलिए कहता हूं, मतलब मैं क्रिटिक था, मैं आप सार्वजनिक रूप से बताऊं, मुझे हरदम ये लगता था कि भाई प्रशांत किशोर लीडर का स्थान नहीं ले सकते हैं। वो मैनेजर स्ट्रैटेजिस्ट का हैं, लेकिन लीडर नहीं बन सकते हैं। मैं इसके बाद में बता रहा हूं कि जो कुछ चीजें वो दूर की देखते हैं वो बहुत ही वहां अहम है। जैसे उन्होंने शरद पवार से एक बार मीटिंग की, फिर दोबारा मीटिंग परसों की, और उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई। कहां बुलाई गई? मीटिंग बुलाई गई 6 जनपद, जो शरद पवार का दिल्ली में घर है। और बुलाया किसने? बुलाया राष्ट्रमंच, मतलब यशवंत सिन्हा जी ने राष्ट्रमंच के बैनर पे। राष्ट्रमंच के बारे में भी बहुत सी गलतफहमियां लोगों को है, वो भी मैं भी क्लियर करूंगा। राष्ट्रमंच ये माना जाता है कि यशवंत सिन्हा का, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब हुआ क्या, तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत सिन्हा साहब भी बहुत इस समय स्ट्रांगली लगे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंटल थे राकेश टिकैत को ले जाके ममता बनर्जी से मिलवाने के लिए, जहां उन्होंने कहा कि भाई, राकेश टिकैत ने कहा कि आप पूरे देश में घूम घूम के किसानों की जरा आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अब एक तरफ यशवंत सिन्हा हो गए तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से आ गई, और जब शरद पवार हो गए तो ये तो है ही। क्योंकि शरद पवार, एक चीज और समझ, जब शरद पवार आ रहे हैं तो जैसे ये जो हो रहा है ना कि कांग्रेस के अगेंस्ट, वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। अब एक चीज और समझ लीजिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीटें कहां की किसकी हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, 42, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल के बीच में मिला के 90 सीट। अब इन सबका जो सबसे बड़ी वो दिखाते हैं ना, मसल दिखाते हैं, वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट? 80 सीट। तो अगर ये दो राज्य एक साथ हो जा रहे हैं, इनके लीडर्स एक साथ हो जा रहे हैं, तो इस 80 सीट का जो एक उत्तर प्रदेश का है ना कि हम बड़े भाई होंगे, हम ही डिक्टेट करेंगे, हमारे यहां से प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसी वजह से मोदी जी को गुजरात छोड़ के गंगा पुत्र बन के उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ना पड़ा। इसको वो काफी हद तक बराबर कर ले रहे हैं, क्योंकि 80 सीटें यहां की और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की सीटें मिला लीजिए तो 90 सीट। अब जरा ग्राउंड पे भी देख लीजिए क्या है, क्योंकि विपक्ष को आपको एक करना है। उत्तर प्रदेश के 80 सीट में 10 सीट बीएसपी, 5 सीट सपा और 1 सीट कांग्रेस, 16 सीट एक तरह से विपक्ष के पास। अब वो आपस में एक दूसरे के साथ हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। 16 सीट बीजेपी के पास, कितनी सीट? 62 प्लस 2 अपना दल, 64 सीट, 64 सीट्स। अब आप महाराष्ट्र और बंगाल को अगर मिला लें तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के पास 22 सीट और एनसीपी के पास 4 सीट। मैं अभी वहां कांग्रेस और शिवसेना को नहीं मान रहा हूं, हालांकि वो भी विपक्ष के हैं। ये दो वो हैं, और अगर आप तृणमूल और वो कांग्रेस और शिवसेना और इनको भी ले लीजिए तो मोटे तौर पे 23 सीट बीजेपी की निकल गई महाराष्ट्र में, 24-25 सीट वहां, 22 सीट यहां, एक 46-47 सीट ऑपोजिशन के पास है। उस दृष्टि से भी ऑपोजिशन का एक बड़ा धड़ जो है वो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में ऑपरेट कर रहा है बनिस्बत उत्तर प्रदेश के। अब मीटिंग में कौन कौन आए ये इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टीज में फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला साहब आए, संजय सिंह आपके आए, जयंत चौधरी साहब शायद आए हैं, मैं बहुत पक्का नहीं हूं, लेकिन जैसे उनकी फोटो दिख रही थी जयंत चौधरी साहब आए। शरद पवार साहब थे ही, तृणमूल कांग्रेस के ये माने ही जाएंगे। सपा के स्पोक्सपर्सन घनश्याम तिवारी थे, जिन्होंने बाद में प्रेस को ब्रीफ किया, तो उसको भी माना ही जाएगा। डी राजा साहब सीपीआई के थे, इस तरह केटीएस तुलसी साहब थे। इस तरह से छोटी छोटी पार्टीज के बहुत से लोग आए। फिर इन्होंने किसको आए? जावेद अख्तर साहब आए, प्रोफेसर अरुण कुमार आए, मीडिया से करण थापर आए, आशुतोष आए, प्रीतिश नंदी साहब आए, मतलब एक बड़ा स्पेक्ट्रम आया। और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ब्रीफ किया घनश्याम तिवारी ऑफ सपा वाले ने। अब वहां पे एक चीज बहुत स्पष्ट इन लोगों ने की कि कांग्रेस का जैसा दिन भर चल रहा था, कांग्रेस को बाहर कर दिया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया और पीके ये कर दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि कांग्रेस इज पार्ट ऑफ दिस राष्ट्रमंच,
कांग्रेस के 5, उन्होंने कहा कि 5 हमने एमपीज को बुलाया था, वो कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग अपनी व्यवस्था थे इसलिए आ नहीं पाए, और इसलिए ये बात शुरू हो गई, आगे उन लोग भी इसमें आ जाएंगे। मैं यहां पे इसलिए आपको क्लियर कर दूं कि ये है ना बार बार कि इसमें से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया, तो थोड़ा समझ लीजिए कि राष्ट्रमंच क्या है। राष्ट्रमंच ओरिजिनली जो ब्रेन चाइल्ड है वो कांग्रेस के मनीष तिवारी और केसी सिंह साहब जो डिप्लोमेट थे, इन दोनों का ब्रेन चाइल्ड है। इन दोनों लोगों ने इसकी परिकल्पना की थी करीब 2017 के अंत में, और 2018 में जब ये लॉन्च हुआ था तो उस समय कांग्रेस की तरफ से रेणुका चौधरी आई थी, दिनेश त्रिवेदी जी आए जो मतलब पहले तृणमूल में थे, अब बीजेपी में हैं, पवन वर्मा जेडीयू से अब शायद बाहर हैं, अब जेडीयू से, मजीद मेनन जो एनसीपी के थे वो अभी भी हैं, संजय सिंह भी उस समय आए थे उस लॉन्च में, सुरेश मेहता आए थे गुजरात के पुराने पूर्व मुख्यमंत्री, जयंत चौधरी आए थे आरएलडी वाले, सोमपाल जी आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे। तो ये सारे मतलब एक गैलेक्सी ऑफ इस तरह के आए थे, और ऐसा एक इन्होंने ये सोचा था इन लोगों ने, जो राष्ट्रमंच वालों ने, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे लेखक, कलाकार, ट्रेड यूनियन लीडर्स, पत्रकार, ये लोग आए और देश की कुछ ज्वलन समस्याओं पे एक सुझाव दें कि भाई इसको कैसे एड्रेस किया जाए, जो चैलेंजेस विच द कंट्री इज फेसिंग। ये भी तय है, मतलब शरद पवार को अगर छोड़ दें तो कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है वहां, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ग्रास रूट लेवल के लोग आए, लेकिन एक फोरम तो है, और वो फोरम एक कहीं ना कहीं शेप ले रहा है। आज ये जो राष्ट्रमंच है वो एंटी बीजेपी की वॉइसेस को एक जगह इकट्ठा करने की बात कर रहा है। और एक चीज और मैं बताना भूल गया, एक कमल मुरारका साहब थे, बिजनेसमैन थे, अगर आपको याद हो चौथी दुनिया उन्होंने शुरू की थी, जो संतोष भारती जिसको चलाते थे, उनके घर पे ये 2018 के बाद मिलते रहते थे लोग, इस तरह की कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती थी कि भाई कैसे किया जाएगा। जनवरी 2020 में जब यशवंत सिन्हा साहब ने सीए के प्रोटेस्ट में राष्ट्रमंच के बैनर पे ही उन्होंने गांधी शांति यात्रा निकाली थी, तब से लोग यशवंत सिन्हा को आइडेंटिफाई करने लगे राष्ट्रमंच से, लेकिन ओरिजिनली इसके जो जनक थे वो मनीष तिवारी और केसी सिंह थे। अब पीके ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, पीके ने कहा है कि भैया राष्ट्रमंच को एंटी बीजेपी बाइनरी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी बीच में क्या हो रहा था कि कुछ दिन पहले एक फेडरल फ्रंट की बात ऑपोजिशन वाले कर रहे थे, ऑपोजिशन मतलब जो मुख्यमंत्री लोग थे, ममता बनर्जी भी कर रही थी, टीआरएस के केसी राव भी कर रहे थे, इस तरह की बातें हो रही थी। अब यहां पे इसलिए है कि ये सारा कुछ तो मेरे जो नेतृत्व होगा वो तो शरद पवार का होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका पीके की भी होने वाली है। उसका कारण है तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने जिता ही के लाए हैं तो उनकी बिल्कुल ठीक से पकड़ है। वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश, उसमें उनका बड़ा रोल रहा है वाईएसआर को वहां तक पहुंचाने में, डायरेक्ट एक्सेस है, और ऐसा माना जाता है कि वाईएसआर उनकी बात अगर वो कुछ कहेंगे, कोई एडवाइस देंगे तो उसको मानेंगे। डीएमके स्टालिन वो उनकी बात मानेंगे। अमरिंदर सिंह साहब जो कांग्रेस पंजाब में उनको वापस ला के दिया था, तो ऐसा माना जाता है कि वो भी उनकी बात मानेंगे। उनके लिए एक ही व्यक्ति ऐसा था कि इनमें से कोई भी, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे केसी राव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो जरा ऑल इंडिया लीडरशिप के लिए थोड़ा कहीं कुछ कमी रखती थी। वो कमी इसलिए उनको पूरी करनी, उनको एनसीपी में हालांकि उसके 4 ही एमपी हैं, उनको शरद पवार ये लगे कि ये इस तरह की लीडरशिप दे सकते हैं, और इसीलिए उनको वो शरद पवार पे बार बार जाके उन्होंने उनको समझाया कि भाई इस तरह से इसको किया जा सकता है। कल की बात से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कांग्रेस भी आगे पीछे इसका पार्ट एंड पार्सल रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहा है वो तो कह रहा है हम तो इनके साथ हैं ही, हम तो अगाड़ी, हम तो विपक्ष में हैं ही। तो मतलब ये कोई फॉर्मल अभी सीट का बंटवारा तो नहीं रहा, कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे हैंडल होगा ये देखा जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में, वो दिल्ली और पंजाब में वो सीधे कांग्रेस से लड़ती है, वही टीआरएस की हालत है। तेलंगाना में सीधे उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से नहीं है। वैसे ही जो बीजू जनता दल है उसकी लड़ाई उड़ीसा में कांग्रेस से है। उसी तरह से अकाली जो पंजाब में है, विपक्ष में आज है, बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन उनकी लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस से है। एसपी, सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में विरोध में है, लेकिन उनकी लड़ाई भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो आगे रहेंगी और इसको हैंडल करना होगा।
और मुझे ये लगता है कि पीके जी का, देखिए पीके जब नीतीश के यहाँ से निकले तो उन्होंने एक अपना दल बनाया था, इच्छा उनकी भी पॉलिटिकल इच्छा है, एक राजनीतिक इच्छा है, लेकिन वो शायद उसको बैलेंस ठीक कर लेते हैं कि अभी उनके पास वो ताकत नहीं है, वो पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है कि वो कोई लीडरशिप रोल ले लें। तो अभी वो स्ट्रैटेजिस्ट का रोल ले रहे हैं, अभी कैसे बनाया जाएगा। लेकिन ये तय बात है कि अगर ऑल इंडिया लेवल का इस तरह का कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो देश चलाने के समय कोई एक, ये तो अभी हो गया कि मोदी जी अकेले देश चला रहे हैं, नहीं तो एक कलेक्टिव लीडरशिप होती थी। उस कलेक्टिव लीडरशिप में अगर ये कुछ भी होता है तो उसमें पीके एक अहम किरदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दो बात के साथ इस बात को खत्म करूं। पीके जैसे उस पीके वो गेम समझता है जो गेम बीजेपी में खेला जाता है। उन्होंने क्या किया, कल ये जब हुआ तो अब आप देखिए कि बीजेपी कहीं उस नैरेटिव से बाहर है। कल सारी वो होने लगी, हालांकि कल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ खाना खाने गए और इतना हुआ और बिल्कुल लोग इतने खुश हैं और रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया वैक्सीन का, सारी जगह होर्डिंग्स लग गई, प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को फ्री वैक्सीन दी। लेकिन वो कहीं से नैरेटिव से गायब हो गई थी, क्योंकि ये वाला, और जबकि ये सोचिए तो इसमें कोई ऐसा दमखम वाला लीडर नहीं था, लेकिन नैरेटिव बदल दिया। ये पीके को आता है, पीके को ये भी आता है। तभी कलकत्ता में जब इधर से शुरू हुआ कि ईडी और जेल भेजो और ये करो, तो उन्होंने बीजेपी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो अब सब ठंडा पड़ गया, अब सब लोग वो हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी अब सारी मुश्किल हो रही कि इसको पहले अपना घर बचाओ, फिर ये ईडी फिर देखा जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, मेरा कहना यह है कि उस गेम को जो खेलते हैं उसके खिलाड़ी पीके भी हैं, शायद उसके कोच भी रहे हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में, और ये 2024 की लोग बात कर रहे हैं ना, इसका रिपरकशन कुछ ना कुछ 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होना ही होना है। क्योंकि आप अगर ये सोचिए कि 2022 में सब लोग अलग अलग और ऐसे होगा और फिर 2024 में एकदम से आ जाएंगे, वो नहीं, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव आपको, इसका कुछ ना कुछ आपको 2022 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।